बड़ी खबर यह कि ट्वीट के बाद अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे हैं। कन्नौज में पार्टी कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। कन्नौज पहुंचने पर दिल्ली आने का फैसला लिया जाएगा। आज शाम दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि शायद अब शुरू हो चुका है नेताओं का वापस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके धन्यवाद करने का सिलसिला। अखिलेश के लिए एक चीज मशहूर थी कि ये बहुत कंफ्यूज हैं। चुनाव में पहले किसी और को टिकट देते हैं, फिर किसी और को, कई जगह तो 3-3 बार टिकट बदला, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं था, वो स्ट्रैटेजी थी। और उस स्ट्रैटेजी का क्या क्या चीजें निकल कर आई ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी के हक में क्या नहीं गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हक में नहीं गया, राम मंदिर का मुद्दा। सोचिए जरा, हिंदूवादी राष्ट्रवादी लहर गायब। उसके बाद योगी राज का करिश्मा, बुलडोजर बाबा, क्या हुआ इनका? फिर बीजेपी की रणनीति, केंद्र की जो रणनीति थी वो स्टेट में आके गड़बड़ हो गई। जातिगत गोलबंदी जो उत्तर प्रदेश में सबसे हावी रहती है, उम्मीदवार केंद्रित चुनाव, इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। कैसे 3-3 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं, मतलब तीसरी बार जिनको टिकट दिया गया उनका क्या परफॉर्मेंस था। अति आत्मविश्वास और आत्ममुग्धा, यानी हो जाएगा, देख लेंगे, निपट लेंगे। नेतृत्व, प्रत्याशी में संतुलन नहीं, एब्सोल्युटली। मुफ्त अनाज पर बेरोजगारी भारी, ये कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये पूरे देश में भी एक सवाल था। लेकिन देखिए अखिलेश यादव किस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और वो उनके पक्ष में आए, इसे समझिए। आरक्षण को बड़ा मुद्दा यहां पर उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ से बनाया गया। खासतौर पर संविधान को चुनावी एजेंडा बनाया गया, ये कहते हुए कि संविधान खतरे में आ जाएगा। फिर 1 लाख मिलने के वादे का फायदा भी यहां पर अखिलेश यादव को सीधे तौर पर नजर आया। पढ़े लिखे युवा वोटर समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में नजर आए। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक का जो मुद्दा रहा वो बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आया। आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी, जो समय समय पर वो छुट्टा पशुओं को लेकर तमाम इंटरव्यूज में अपनी बात कहते आए हैं, उसका भी असर नजर आया। और टिकट बंटवारे में जो नई सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की, उसका असर दिखा। छोटी जातियों को अपने पाले में किया, अपने साथ लेकर आए, और उसी का नतीजा है जो नतीजे उत्तर प्रदेश के हैं। आक्रामक चुनावी अभियान, बहुत ही अग्रेसिव इस बार कैंपेनिंग अखिलेश यादव की रही इन चुनाव में, जिसका असर उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर नजर आया, जिस पर अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने बाजी मारी। अब जरा मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट जेपी शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सुनीता आनंद जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट पंकज झा, विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और करुणा शंकर बड़े सारे डेटा के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, तो एक एक कर तमाम मेहमानों का हम रुख करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी करुणा का रुख करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स उनके पास है। करुणा। बिल्कुल प्रतिमा और निशान जी, जिस तरह से लगातार जो जिक्र है वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले आप जरा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस जरा मैप पर आप जरा गौर करिए। आपको हर तरफ ज्यादातर जो जगह है वहां पर नीला रंग नजर आ रहा है, कुछ कुछ जगह जहां पर नारंगी रंग नजर आ रहा है। यानी बात साफ है, इस बार 2019 के मुकाबले बड़ा नुकसान, बड़ा सेटबैक उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिला है। क्षेत्रवार तरीके से आप समझने की कोशिश करते हैं कहां पर कितना नुकसान और कितनी सीटें। अगर अवध रीजन की बात करें तो यहां पर कुल 24 सीटें और एनडीए के खाते में गई 9 सीटें, और इंडिया अलायंस के पास यहां पर 15 सीटें आई है। आगे बढ़ते बुंदेलखंड की बात करें, 3 में से 1 एनडीए के पास, तो 2 गई है इंडिया अलायंस के पास। आगे पूर्वांचल का रुख करते हैं, 25 सीटों में से 10 पर इंडिया अलायंस की एनडीए की जीत हुई है और 15 पर इंडिया अलायंस की जीत हुई है। आगे बढ़ते रुहेलखंड का रुख करते हैं, 10 में से 4 सीटों पर एनडीए जीता है और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हुई है, और 1 सीट यहां पर अदर्स के पास भी गई है। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो 18 में से 12 एनडीए के पास। हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा अगर देखें इस टैली में तो पश्चिमी यूपी में ही गेन मिला, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 3 का नुकसान यहां पर भी है, और 6 इंडिया अलायंस के पास गई है। और इसके बाद अगर कुल यहां पर देखें तो टैली आपके सामने 36 सीटें हैं एनडीए के पास और 43 इंडिया ब्लॉक के पास। और यही सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो जीत और हार हुई है, ये रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा निशान आपके पास। अब जरा एक एक टॉकिंग पॉइंट पर आते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर डाइसेक्ट नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश में मामला कहां बिगड़ा। ध्यान से देखिए, उम्मीदवारों का सिलेक्शन, बीजेपी का बिगड़ा समीकरण। ध्यान से देखिए, तीसरी बार लड़ाए गए 30 में से 26
30 में से 26 हार गए, तीसरी बार जिनको लड़ाया गया, यानी डबल एंटी इनकम्बेंसी और ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी। 7 केंद्रीय मंत्री, 19 सांसद चुनाव हार गए। 7 केंद्रीय मंत्री, 19 सांसद चुनाव हार गए। बीजेपी ने 17 उम्मीदवार बदले थे, बदले गए कैंडिडेट्स के नतीजे बेहतर थे। 50 कैंडिडेट्स बदलने की चर्चा थी, उम्मीदवारों के प्रति सत्ता विरोधी लहर थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो कहा जाए ये चिंक इन द आर्मर था। सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। सुनीता जी हमारे साथ हैं, जेपी शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनीता मैम, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, बीजेपी के लिए तो कहा जाता था ना कि ये, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, गुजरात मॉडल जो उनका था, जो हमने एमसीडी में देखा, जो हमने दिल्ली में देखा, उनके लिए तो कहा जाता था कि वो नेता बदल के एक स्ट्रोक पे एंटी इनकम्बेंसी बदल देते थे। यहां पर क्या गड़बड़ हो गया? देखिए, अब की बारी मोदी जी का उस तरह का वेव नहीं था। पार्टी वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मोदी जी के ही नाम से जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको रिपीट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनको जिता लेंगे। वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है, उस तरह से अगर आप देखें तो अखिलेश जी ने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बेटर करा। और शुरू में जब वो पीडीए की बात करते थे तो काफी लोग समझ नहीं पाते थे, और कई बार मैंने लोगों को हंसते हुए भी देखा। बट पीडीए ही उनका एक फॉर्मूला था जो उनको, जिससे वो सक्सेसफुल हुए। और एक पार्टी जिसको यादव मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था, आज वो हर कास्ट में उन्होंने अपना एक पकड़ बनाई है और हर रीजन में उसके बेसिस पे पकड़ बनाई है। सो आई थिंक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो बीजेपी से ज्यादा अच्छा अखिलेश यादव ने किया। मैम, लेकिन एक और सवाल है मेरा जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों के अलग अलग इश्यूज भी हैं, दोनों के एकदम अप्रोच भी अलग है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। स्टेट मशीनरी व एंड सेंट्रल मशीनरी, इन दोनों का समन्वय जब होता है तो चीजें बदल जाती हैं। वहां पर स्टेट मशीनरी का जो समन्वय था, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि बहुत मजबूत था? वहां पे विक्ट्री मार्जिन्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता जो जीते, उनके विक्ट्री मार्जिन्स भी उतने नहीं है जितने होने चाहिए। स्टेट मशीनरी का यहां पर क्या फ्लॉ दिखाई देता है आपको? देखिए, जब शुरुआत तो हुई थी डबल इंजन के नाम से, और लोगों ने कहा कि मोदी प्लान के अलावा योगी प्लान भी काम कर रहा है। बट उसके बाद जब केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि योगी को हटा दिया जाएगा, और उससे पहले ठाकुरों की पंचायत हुई, उसका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन बीजेपी लीडरशिप से नहीं आया। मतलब इलेक्शन का टाइम था, आपके चीफ मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा है कि वो हटा दिए जाएंगे। ठाकुर जिस कास्ट से वो आते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेस्ट यूपी में। उन्होंने इनफैक्ट योगी जी के लिए कहा भी कि उनको हटा दिया जाएगा, वो छोड़ दें, हम उनको जिता के प्रधानमंत्री बना देंगे। तो पार्टी का उसका कॉन्ट्रडिक्शन ना करना, जबकि अमित शाह जी ने जो ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर बीच में ही छोड़ देंगे और उनको वो दे देंगे, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा मिसट्रस्ट थी, कहीं ना कहीं पे जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। और जो बातें स्पेकुलेशन में थी कि इन दोनों में सेंटर एंड स्टेट में अच्छा नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन ना करने की वजह से वो फर्दर एस्टैब्लिश हुआ। जी, कई सारे फैक्टर्स जेपी शुक्ला जी का जिक्र इस दौरान किया जा रहा है। जी जेपी शुक्ला जी, कई सारे फैक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है और उसमें एक राजपूतों की नाराजगी का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसपे कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जितना बढ़ चढ़कर उसे कंट्रोल करने की, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत थी, वो करते हुए नजर नहीं आए। और कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है 1998 का, जैसा कि देखा गया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में सामंजस्य नजर नहीं आया था, वैसा ही कहीं ना कहीं इस बार भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ऐसा है, मुझको ऐसे लगता है कि इस तरह से बोल देना एक प्रकार से ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मैं जैसा देख रहा हूँ, जब पिछले 2-3 चुनावों में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उसकी ख़ास तौर पे 2 वजहें थीं। एक तो जो हिंदुत्व, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय में जिस प्रकार का माफिया राज था,
उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एक थी, और कांग्रेस के शासन में जो करप्शन था वो एक समस्या दूसरी थी। ये तो ग्राउंड पे समस्याएं थीं, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो इतना भारी सबके ऊपर में पड़ा। ये तीनों चीज़ों मिला करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस हालत में पहुंची। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भी जनता को बहुत तकलीफ़ें थीं, लोगों को यह समझ में आ रहा था। एक छोटा सा मुद्दा मैं बताता हूँ, छुट्टा जानवरों का मुद्दा। ये पिछले कम से कम 10 सालों से ये परेशान लोगों को कर रहा है, लेकिन हिंदुत्व के कारण सारी जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को तकलीफ़ें थी उनको दूर करके, उनको अमान्य करके चलो भाई ठीक है, कम से कम अपना हिंदुत्व तो रहेगा, इस वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। अब वो एक प्रकार से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के स्टेज पर पहुंच गया, और अब जो है वो क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, इन लोगों ने उस प्रकार का ग्राउंड लेवल पर कुछ किया नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में बहुत विकास किया, आप विकास किए, हवाई अड्डा बनाए। अब हवाई अड्डा बनाए, उस हवाई अड्डे पे कोई वहाँ गांव का आदमी तो हवाई जहाज़ पर चढ़ेगा नहीं, वहाँ कोई बंगलोर से कोई बम्बई से आएगा। हवाई अड्डा बनाने में जिन लोगों की ज़मीनें एक्वायर की गई, वहाँ पे जो टाउनशिप बनी उस पर जिन लोगों को ज़मीनें एक्वायर की गई, वहाँ पर जो तोड़ा गया उनको एडिक्वेट कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला, उन लोगों के मन में क्या फीलिंग है। तो एक प्रकार से जो ग्राउंड लेवल पर जगह जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें थीं, और जो कैंडिडेट्स जो थे उनको ये समझना चाहिए था, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला लेवल के कार्यकर्ता थे उनको ये समझना चाहिए था। तो वो केवल यही समझ रहे थे कि मोदी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी योगी बहुत हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आश्वस्त भी हो गए, और इसीलिए जो है ये रिजल्ट देखने को मिला है। आगे के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि अब केवल आप एक ही चीज़ को देख करके नहीं कर सकते, ग्राउंड लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। ये उन्होंने जो पन्ना प्रमुख बनाए थे कि वो कोई पन्ना प्रमुख खाली नाम के लिए थे। मेरे को जी आपने बड़ी बात की सर, बड़ी बात आपने ये की कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको आप राम नाम की धुन में कहीं पर भूलिए मत। राम नाम अपनी जगह है, वो लोगों के मन में है, लेकिन लोकल इश्यूज को मत भूलिए। पंकज जी, विपिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बड़ी खबर, बीजेपी को किससे नुकसान? संविधान बदलने का मुद्दा नंबर 1। ये देखिए फैक्ट्स देखिए, अब आप जो चीजें उनके अगेंस्ट में चली गई, जो उनके खिलाफ में चली गई, आरक्षण छीन जाने का डर, उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी, राजपूत वोटर्स का गुस्सा, राजपूतों को योगी ने नहीं मनाया, संशय और अविश्वास की खाई, कल्याण सिंह और वाजपेयी जैसी स्थिति 1998 वाली, समर्पित कार्यकर्ताओं का अभाव, पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष कागजों पर रहे, बीएसपी का वोट गठबंधन को ट्रांसफर। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त पंकज जी मौजूद है। पंकज जी, देश के प्रधानमंत्री करीब 1.5 लाख के मार्जिन से जीतते हैं, रक्षा मंत्री 70,000 के मार्जिन से, पंकज चौधरी एमओएस वो जीतते हैं, उनका मार्जिन जो था 3.5 लाख से घटकर 35,000 हो गया। अनुप्रिया जी करीब 46,000 के मार्जिन से जीतती हैं। सिर्फ एसपी सिंह बघेल को छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं। पंकज जी, ये हालात, ये स्थिति, मतलब ये वो लोग हैं जो आइकन्स हैं। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, राहुल द्रविड़ की, सौरव गांगुली की अगर बात करें, अगर ये किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में 40-45 रन बनाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा खेला है, ठीक ठाक खेला है। ये हुआ क्या? देखिए, इसको यूं समझिए, अभी जो हमारे कुछ साथी थे और बार बार ये बात जिक्र हो रहा था, बहुत सारी वजहें, इसको आप ऐसे समझिए कि अखिलेश यादव इस पूरे मैच के, इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच रहे। वो क्यों? ये जो डबल डोज है ना वैक्सीन का, एक जो डोज था वो अखिलेश यादव का अपना एक सोशल इंजीनियरिंग था, वो लगातार प्रयोग करते रहे हैं। इस बार उन्होंने कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, छोटी मोटी पार्टियाँ कुछ नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और पिछड़ी जाति के और दलितों में पासी और जाटव समुदाय के लोगों को खूब प्रतिनिधित्व दिया, यानी कि खूब टिकट दिए। 10 तो कुर्मी पटेल के थे, 7 सैनी शाक्य के थे, 7 आपको पासी समाज के थे। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया। ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, तो यही बीजेपी के उम्मीदवार तो 14 में भी थे, 19 में भी थे, लेकिन इस बार हालात इसीलिए बदल गए कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चल पा रहे थे, वो हिंदुत्व का वो ज्वार नहीं था। तो क्या हुआ, राष्ट्रीयता और बड़े मुद्दों की जगह पर लोकल इशूज आ गए।
मुद्दा जो पहले पोलराइजेशन हो जाता था यूपी में हिंदू और मुसलमान का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो ही नहीं पाया। आप सोचिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव और उनके परिवार को कितनी घेरने की कोशिशें की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जिस अयोध्या और फैजाबाद सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पिछले 2 चुनावों में भी हार जीत के वोटों का अंतर बहुत कम ही रहा था, लेकिन सामाजिक समीकरण ऐसा अखिलेश यादव ने फिट किया कि वहां पर समाजवादी पार्टी, जो एक जनरल सीट है, समाजवादी पार्टी ने वहां एक दलित नेता को टिकट दिया और वो जीत गए। तो इसको आप कहिए कि मैथ और केमिस्ट्री का और बीजेपी का जो अंतर कला है। मैं जिस लोकसभा सीट पर गया, वहां अधिकतर जो बीजेपी के नेता थे अपने ही बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में जुटे थे। वो अमेठी से लेकर हर जगह पर मैंने देखा, फैजाबाद में ही देखा। तो इसको मैं दूसरा वैक्सीन कह रहा हूं कि बीजेपी की अपनी कमियां और दूसरा अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग और अपने मुद्दों पर बने रहना, जिसमें पेपर लीक से लेकर के सरकारी नौकरी तक की बात की जा रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज जी, कुल मिलाकर ना हिंदुत्व चला ना राष्ट्रवाद चला, वो मुद्दे चले जिनको लेकर लगातार बात की जा रही थी, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन अब आपके लिए यह भी समझना जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 5 वो बड़े चेहरे कौन से हैं जो इस चुनाव में जिन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और वो आपके सामने डिटेल्स हम रख रहे हैं। स्मृति ईरानी को आप देखिए, अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, 1,67,196 वोटों से वो हार गई केएल शर्मा से। ये जो बड़े चेहरे हैं उनकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। मेनका गांधी को आप देखिए, जो है दशक भर से वो यहाँ पर राजनीति में रही और वो भी सुल्तानपुर से हार गई, 43,174 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा सुल्तानपुर से। इसके बाद आगे बढ़िए, लल्लू सिंह अयोध्या, जहां पर बहुत बड़ा फैक्टर राम मंदिर को माना जा रहा था, लेकिन लल्लू सिंह ही वो चेहरा थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान को लेकर जो बात कही उसका बहुत ही उल्टा असर होता हुआ नजर आया। उनकी हार हुई 54,567 वोटों के साथ, और यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बाजी मार ली। और एक और बड़ा चेहरा संजीव बालियान का, मुजफ्फरनगर से इन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, 25,989 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो यूपी में 5 बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनकी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। और अजय मिश्रा ट्रेनी लखीमपुर खीरी से 34,329 वोटों से इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहेंगे कि 12 यूनियन मिनिस्टर्स खड़े हुए थे यूपी में, और उनमें से सिर्फ 5 ही हैं जो अपनी सीट बचा पाए, और सबसे बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी जी हारी हैं। उन सब में से जो हारे, उन जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हारे हैं। यूपी में हार पर बोले मंत्री धर्मवीर प्रजापति, संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना मुद्दा बना, हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी थी, उसका आकलन नहीं हुआ। राजभर निषाद के बेटे हारे, उनके बयानों से भी नुकसान पहुंचा है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। तो विपिन, ये बताइए, कुल मिलाकर आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, क्या आपको नजर आ रहे हैं जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं वो कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन शुरुआत से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा। देखिए प्रतिमा, जो ग्राउंड पर गया था उसको इस बात का अंदेशा था कि ग्राउंड पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसका अंदाजा दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं है या फिर लखनऊ में सत्ताधारी दल के बैठे बड़े चेहरों को नहीं है। ग्राउंड पर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, इस नाराजगी को कैश करना था। ये गठबंधन हुआ और उसने इसको कैश करने की कोशिश की। सोशल इंजीनियरिंग हो या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो, इनको उठाया गया और वो परिणाम आ गया, वो अप्रत्याशित परिणाम आया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब जब ये परिणाम आ गया है तो सिर्फ टोवल हो रहा है कि आखिरकार नुकसान किसकी वजह से ज्यादा पहुंचा। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया या नहीं निभाया। जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया कि नहीं किया गया। राज्य सरकार के सूत्रों के हवाले से यह कहना है कि हमारे कहने से जब टिकट ही नहीं दिया गया तो हमारी जिम्मेदारी कैसी बनती है। तो मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। यह जरूर है कि गठबंधन ने वो करिश्मा कर दिखाया जो इस 10 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था, और यहां पर बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए और जो जीते भी उनकी मार्जिन कम होती चली गई। और जनता से जुड़े हुए वो मुद्दे, चाहे संविधान हो, आरक्षण हो, नौकरी हो, अग्निवीर हो, 1 लाख डायरेक्ट खाते में भेजना हो, 8500 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हर महीने करना हो, आप जो बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है अपनी इलेक्शन मशीनरी के लिए। बीजेपी जानी जाती है कि किस तरीके से वो एकदम सूंघ लेते हैं कि क्या पक रहा है, कहां रह गया वो सब कुछ। और बात हम यूपी की कर रहे हैं, और मैं तो इसको कंपेयर कर रहा हूं किस तरीके से 40 साल बाद एक सीट वो बार बार हार रहे थे, वो भी जीत कर आ गए मध्य प्रदेश से, क्योंकि वो अपने आप में एपिक है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर डाटा मोशाय हमारे साथ फाइनली आ चुके हैं। डेटा मोशाय के पास एक ऐसा यंत्र है
जो सब बता देता है कि कहां पर क्या क्या हुआ। कल तो मैं हैरान हो गया यह देखकर कि गन्ना किसान, वीट प्रोड्यूसर्स, उनकी बेल्ट में क्या क्या नतीजा है। डेटा मोशाय के पास चलते हैं, करुणा शंकर हमारे साथ है। बिल्कुल निशान, देखिए डेटा मोशाय यानी पार्थ हमारे साथ है और यहां पर देखिए सबसे बड़ा झटका जो यूपी से लगा है बीजेपी को, इसी ने जो मेजॉरिटी मार्क है उससे बहुत पहले रोक लिया। अब अलग अलग क्षेत्र वाइज यहां पर देखेंगे, समझेंगे डेटा मोशाय से कि किस वजह से नुकसान हुआ। शुरुआत हम अवध के साथ करते हैं। देखिए, पहले मैं चाहता हूं ये मैप में दिखाऊं। ये मैप एक स्टोरी बोल रहा है। हाँ। क्या स्टोरी है मैं समझाता हूं। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, इधर देखिए बीजेपी अच्छा कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। यहाँ पर यादव पॉपुलेशन नहीं है। अब ये नोट कीजिए, यादव पॉपुलेशन चालू होते हैं मैनपुरी वगैरह एरिया, इधर से चालू हो रहा है और इधर मुस्लिम और दलित। देखिए यूपी में क्या हुआ है, यूपी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर क्या है, पहले यूपी 3 कॉर्नर फाइट होता था, मतलब 3 लोग फाइट करता था, बीजेपी, एसपी, बीएसपी। बीएसपी को 19% वोट गिरता था 2014 पार्लियामेंट में और 2019 में। इस बार बीएसपी का वोट 9% गिरा, मतलब 10% जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है एसपी का साइड में। दलित वोट का आप ये बोल रहे हैं कि पहले 3 कॉर्नर था, अब 2 कॉर्नर हो गया। इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी, इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी, तो 9% वोट है। इसीलिए देखिए सारे मार्जिन कम होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 कॉर्नर फाइट में इतना मार्जिन सब जीत नहीं सकता है। और ये देखिए ये जो कलर देख रहे हैं, जहां पर भी दलित यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, आप सारे सीट ऑलमोस्ट जीत रहे हो। ये देखिए ये पूरा पैच है। जहां पर नहीं है, जहां पर अर्बन सीट है, ये सब नोएडा, गाजियाबाद और अर्बन सीट बीजेपी जीत पाया। इधर प्राइम मिनिस्टर का सीट है, गोरखपुर सीट है, इसलिए इस एरिया जीत पाया। हालांकि वेस्ट यूपी में भी नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा रीजन वाइज यहां पर देख ले। अगर शुरुआत करते अवध के साथ, तो यहां पर एनडीए के खाते में 9, इंडिया अलायंस के पास 15 मेजर गन यहां पर देखने को मिला। मुद्दे क्या बने, सोशल इंजीनियरिंग क्या हुआ, क्या समीकरण बने? देखिए ये अवध में रायबरेली अमेठी आता है और यहां पर फैजाबाद सीट जहां पर राम मंदिर आता है। तो यहां पर देखिए कि कुर्मी, यादव, मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन मिलने से आप देखिए लीड में आ गया बहुत ज्यादा आप अवध में इंडिया अलायंस। ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड जनरली मायावती का गढ़ माना जाता था एक टाइम में। बिल्कुल ठीक है, उधर लोध राजपूत है, उधर कुर्मी है, दलित है। तो मायावती का वोट यहां भी शिफ्ट हुआ इधर अलायंस की तरफ। इधर भी शिफ्ट और वो गेंद देख रहे हैं, इधर गेंद देख रहा है। ठीक है, पूर्वांचल। पूर्वांचल देखिए आजमगढ़, आप देखिए ये बेटा, और पूर्वांचल में देखिए उधर ही नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है। बनारस के आसपास की सारी सीटों पर बीजेपी की हार। हाँ देखिए, तो इसीलिए क्या पूर्वांचल में क्या हुआ, सेम कुर्मी। देखिए फार्मर, जो फार्मर, आप कुर्मी छोड़ दीजिए, फार्मर कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, ये एक वोट एक पूर्वांचल में मेजर शिफ्ट हुआ। और आजमगढ़ एक बहुत बड़ा, और इस एरिया में आंसरी का डेथ का भी इंपैक्ट पड़ा ये पूर्वांचल। यानी जो कहा जा रहा था कि जो बीएसपी साइलेंट बनी हुई थी और उम्मीदवार उतारे गए थे, इसका घाटा इंडिया अलायंस को ऐसा हुआ नहीं, घाटा उस तरफ हुआ। घाटा उस तरफ है, बीएसपी का वोट शिफ्ट इस तरफ हुआ। ठीक है, रुहेलखंड का रुख कर रहा है। रुहेलखंड देखिए इधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उधर देखिए इंडिपेंडेंट एक मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, नागिना चंद्रशेखर आजाद यहां से जीता। ठीक है, पश्चिमी यूपी। देखिए इधर ही पश्चिमी यूपी में क्या होता है, यादव पॉपुलेशन नहीं है, तो इधर ये कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। इसलिए पश्चिम यूपी में आप देखिए जितना भी एरिया है, पश्चिम यूपी में एक अकेला एरिया है जहां पर। ठीक है, और इसी के बाद जो नुकसान है देखिए, टैली एनडीए के 36 और इंडिया ब्लॉक की 43। एक बार फिर से निशांत मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, जेपी शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखी। मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं और ये मेरा सवाल भी है। जब इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी तो हमने दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक शो किया और मैंने उस वक्त बीजेपी के नेता थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के थे। तो बीजेपी के नेता से जब मैंने बेरोजगारी पर सवाल पूछा, आप यकीन मानिए थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई जय श्री राम की। मैं भी भगवान श्री राम का भक्त हूं। आप वो नारेबाजी इतने होने लग गई कि मेरा सवाल ही कहीं खो गया, मेरा सवाल गायब हो गया। उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ा। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वो दिल्ली था, यूपी में तस्वीर अलग थी। क्या बीजेपी ने, पहला तो ये जो मैंने आपको बताया वो, और दूसरा क्या राम मंदिर पहले पीक कर गया, ये भी एक सवाल है। देखिए निशांत जी, बात यह है कि जब आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उसकी क्या यौतिकता है, उसमें क्या वर्थ है, इसको पब्लिक आंकती है। अब ये राम मंदिर का मुद्दा बराबर से चल रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीत गई। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो गई और बहुत दिनों तक ऐसे ही होता रहा कि वो वापस नहीं आए। तो एक बात है कि जो इमोशनल मुद्दे हैं, जो हिंदुत्व का मुद्दा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है
वो चलता रहेगा। लेकिन उसी मुद्दे को अगर आप नहीं, लेकिन ये सोचें कि सर, हम मैं माफी हमेशा चाहूंगा आपको रोकने चुनाव के लिए। में भुनाते रहेंगे, मैं माफी ऐसा चाहूंगा, संभव लेकिन नहीं। देखिए मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाह रहा हूं। अब अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर भले ही मामला सब जुडिस क्यों ना हो, ये मैंने कल भी सवाल पूछा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। अब अगर इनकी सरकार बनती है, भले ही मामला सब जुडिस क्यों ना हो, तो क्या काशी और मथुरा का मुद्दा भी उतना ही भुनाया जाएगा, या राम मंदिर के बाद जो कुछ भी हुआ है या मंदिर बन गया है उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उससे कोई सीख ली गई है? इनको कुछ भुनाने की जरूरत नहीं है। बात यह है, अब वो हिंदुत्व का मुद्दा आम पब्लिक में इतना आ चुका है कि वो काशी और मथुरा का जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में जिनका कुछ कहना नहीं है, जैसे वो जैन हैं, पिता पुत्र, इस प्रकार के लोग हैं ये। और अयोध्या के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व नहीं किया, कोर्ट ने सॉल्व किया, तो इनको तो केवल फैसिलिटेट करना है, इनको कुछ करना नहीं है। पर बात यह है कि अपने जो कोर मुद्दे को छोड़ना भी नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम आगे 1000 सालों को सोच करके करेंगे, वो बातें हैं, आज करें या ना करें। मगर जैसे कि ये यूनाइटेड सिविल कोड का, यूसीसी का जो मामला है, तो ये ऐसा है कि कभी भी ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। अब बात यह है कि पार्लियामेंट में क्या स्थिति बनती है, ये कर पाएंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात और है। लेकिन जो रीजनेबल चीज़ें हैं, उन रीजनेबल चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है, जनता की और जो तकलीफें हैं, सरकार को उन तकलीफों को दूर करने के लिए जो करना चाहिए, उस पर भी उसी के साथ साथ ध्यान बड़ी बात आप कह रहे हो। और इस बीच देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने, सुनवाते हैं। किशोरी लाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। किशोरी लाल जी, क्या कहेंगे, जीत पे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये जो जीत पे पहली प्रतिक्रिया की, अमेठी की जनता और गांधी परिवार की जीत है। ये आपको उम्मीद थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप हरा पाएंगे, और अगर आपने हराए हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो फैक्टर है जिसके कारण आप हरा पाए? मेरे मन में कॉन्फिडेंस था पहले से, क्योंकि हम लोग भी वहाँ के वर्कर से 40 साल से जुड़े हैं। ठीक है, इवन के जो बीजेपी का सेटअप है अमेठी में, वो कभी कांग्रेस से ही गए लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग फील कर रहे थे कि वी आर इंसल्टेड। ठीक है, वो दुखी थे, तो वो मतलब शायद बीजेपी में रहे वो लोग, लेकिन मेरे को लगता है कि उनका भी जो साइलेंस थी वो भी मेरे लिए काम किया। प्रियंका जी मेरे लिए बहुत कैंपेन किया, राहुल जी ने मेरे लिए एक जनसभा दी अखिलेश जी के साथ में, उसके बाद खड़गे जी आए, तो ये तीनों लोगों ने मेरी कैंपेन में मदद किया और मेरे को जिताने में मदद किया। तो किशोरी लाल शर्मा को आप सुन रहे थे, और मुझे याद है पंकज जी, जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था तो अमेठी में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी, और उसी वक्त इनकी तरफ से कहा गया था कि गांधी किसी से डरते नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर से इस बात को जोर शोर से उठाया गया था कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा है उन फैक्टर्स को लेकर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और फैक्टर्स में एक मायावती भी फैक्टर थी। मायावती जब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनी तो माना जा रहा था कि इसका नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा, क्योंकि वोट जो है वो छिटक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वोट ट्रांसफर हुए, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा, ये एक बड़ा फायदा रहा अखिलेश के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यूपी के राजनीति के लिहाज से। अगर आप देखिए प्रतिमा कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, तब भी बीएसपी का जो वोट शेयर है, यानी उसका जो वोटर है ना, वो समाजवादी पार्टी में उस हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो 5 ही लोकसभा की सीटें नहीं रहती समाजवादी पार्टी की, बीएसपी का तो 0 से 10 हो गया था। लेकिन इस तरीके से, जबकि गेस्ट हाउस कांड हो चुका है मायावती के साथ, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के अंदर जो भी किया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बावजूद भी इस बार दलित, खासतौर से पासी, और सबसे हैरानी की बात है और जो बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल है बीजेपी के लिए, कि जाटव समाज के लोगों ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए सहज रूप से वोट किया, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से चमत्कार है यूपी के राजनीति में, अनहोनी है, 8वां अजूबा कह सकते हैं कि अगर यादव के लिए जाटव वोट करने लगा है, और इस बार किया।
और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि संविधान पर खतरा है। ये जो 400 पार का नारा गया, उससे दलित समाज में एक मैसेज चला गया कि संविधान बदला जा सकता है, उनका आरक्षण खत्म हो जा सकता है। मुझे कुछ दलित समाज के लोगों ने ये भी कहा कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनी तो आगे कभी चुनाव नहीं होगा। तो इस बार जिस तरीके से दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट किया, पंकज भाई मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन मैं तुरंत यहां पर सुनीता जी के पास जाऊंगा। ये जो एक अभी पंकज जी ने बताया और बीएसपी का जो सवाल खड़ा किया यहां पे प्रतिमा ने, किस तरीके से बीएसपी का जो वोट बैंक था वो अखिलेश की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्या आप इसको एक परमानेंट फीचर देखते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मायावती कंसिस्टेंटली कई बार अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, दो डेवलपमेंट्स हुए थे जो वो आप बता रहे थे पंकज जी के, जाटव अधिकतर यादव को वोट नहीं देते थे, बट ये अलायंस की वजह से ये थोड़ा सा जो उनको थोड़ी भी हेजिटेशन था वो खत्म हुआ, क्योंकि कांग्रेस के वो पुराने वोटर्स रहे हैं। दूसरा, अखिलेश यादव ने भी एक फ्रेंडली उनका रहा और उन्होंने सबसे पहले एक महिला जाटव को मेरठ से, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां से खड़ा किया। उसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया। अवधेश प्रसाद जी को जो पासी हैं उनको अयोध्या से खड़ा करा, इसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि भाई ये पार्टी खाली यादवों को नहीं खड़ा करती है, ये दलितों को भी खड़ा कर रही है। फिर जब उनकी सबसे बड़ी जो उनकी परेशानी थी वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब लल्लू जी ने सबसे पहले शुरुआत करी थी तो बीजेपी के, जब लोग कह रहे थे कि कुछ बीजेपी के साथ जा रहा है, तो मुझे अचंभा होता था, क्योंकि वो नाराजगी तो बीजेपी से थी, जबकि मोदी जी ने काफी अपनी स्पीचेस में उनके फियर्स को खत्म करने की कोशिश की, बट वो ज्यादा शिफ्ट हुआ है। आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ। दरअसल बेहद खास तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, TV9 भारतवर्ष ने तस्वीर आप तक पहुंचाई थी और अब ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। और एक ही फ्लाइट में तेजस्वी भी दिल्ली के लिए निकले थे, रवाना हुए थे। और आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है निशांत, इस पर हमारी नजर बने रहने वाली। मुझे वो दौर याद आ रहा है जब कुछ ऐसे ही हुआ था 2004 में, 2009 में, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, अब वही सुगबुगाहट है।